About the creepy old lady who used to live here? The whole town. हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरलैंड। आज मैं जो मूवी आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है रेड बुक रिचुअल। और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरर मूवी है। इस मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट और जंप स्केयर्स है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। मूवी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि एक औरत हाथ में चाकू लेकर हाथ में कट लगाकर उसका ब्लड सामने रखी हुई बुक पर गिराती है और उस बुक के आसपास कुछ कैंडल्स रखी हुई होती है। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहाँ पर कोई रिचुअल कर रही है। और फिर वो पीछे की दीवार पर जाकर अपने खून से कुछ बनाने लगती है और हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अजीब और भयानक था। वहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम 3 दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़का और 2 लड़कियां होती है। उनके नाम थे बी, सोफिया और जस्टिन। वो तीनों बी के घर पर एक रूम में बैठकर एक रेड बुक नाम के गेम को खेलने की तैयारी कर रहे होते हैं और सोफिया उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। वो कहती है कि गेम के कुछ रूल्स हैं कि एक खाली रूम में जाकर एक कैंडल उस रूम के बीच में रखकर जलाना है और एक रेड कवर की बुक को बीच में रखकर कुछ मंत्र पढ़ना है। और फिर हम जो भी क्वेश्चन उस बुक से करेंगे उसका आंसर उसी समय हमें मिल जाएगा और हम इस गेम को क्विट नहीं कर सकते हैं बिना उस बुक की परमिशन के। बी उन्हें कहती है कि मेरे पास में एक रेड कवर की डरावनी बुक है जो कि मेरे रूम में है और मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। तभी सोफिया बी से पूछती है कि कोई आएगा तो नहीं, तो बी उन्हें बता देती है कि उसकी फैमिली में सिर्फ उसका भाई और फादर है और उसकी मम्मी की सालों पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, जो कि बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थी। और ये कहकर बी बुक लेने के लिए चली जाती है। तभी उसे दीवार में कुछ दिखाई देता है और वहीं पर उसका छोटा भाई आ जाता है, जो कि बी से कहता है कि उसने सपने में एक भयानक सी औरत को देखा है। और ये सुनकर बी उसे वापस उसके रूम में सुला देती है। बी उस बुक को लेकर आती है और कहती है कि ये बुक हमारे यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले से है। सोफिया उससे उस बिल्ली के बारे में पूछती है जो कि उस घर में उनके साथ में होती है। तो बी उसे बताती है कि ये बिल्ली उस लेडी की है जो कि यहाँ पर पहले रहा करती थी। सोफिया उसे इस घर की स्टोरी बताती है और कहती है कि ये बिल्ली उसी चुड़ैल बोनी की है जो कि यहाँ पर रहा करती थी और वो चुड़ैल मासूम जानवरों को मारकर खाया करती थी। फिर एक दिन सडनली वो कहीं पर गायब हो गई और किसी को कुछ पता नहीं चला। तभी जस्टिन कहता है कि लोग कहते हैं कि ये बिल्ली एक शैतान है जो कि अपने ही ओनर को पजेस कर लेती है और इसी ने बोनी को भी विच बना दिया था। वहाँ से सीन अगेन शिफ्ट होकर हमें बोनी की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक एथन नाम का सोल्जर अपने घर पर आता है। घर में एंटर होते ही वो देखता है कि पूरा घर बिखरा हुआ है और हर जगह जानवर की हड्डियां पड़ी हुई है। वो घबरा कर बोनी को ढूंढने लगता है और एक रूम में बोनी बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और उसके साथ वही बिल्ली होती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद में बोनी उसी कंडीशन में क्रॉसबो लेकर घर से चली जाती है। उसका पीछा करते हुए उसे उसका कुत्ता दिखाई देता है, जिसे इथन घर में ले जाने लगता है। पर गेट पर वही बिल्ली बैठी होती है और इस वजह से उसका कुत्ता भौंकने लगता है। एथन उस बिल्ली को घर के बाहर छोड़ देता है और वो बिल्ली उसके कुत्ते को मार देती है और ये देखकर एथन शॉक्ड हो जाता है और फिर वो उसके कुत्ते को ले जाकर दफना देता है। जब वो घर पर आता है तो देखता है कि बोनी के मुंह पर खून लगा हुआ है और उसके हाथ में एक खरगोश है जिसे वो खा रही थी। और कुछ अजीब सी आवाज निकालते हुए वो वहां से चली जाती है और एथन डरते डरते अपना सामान जमाने लगता है। और तभी बोनी वापस आ जाती है और एथन को सूंघने लगती है और उस खरगोश को दोनों हाथों से चीरकर फेंक देती है और क्रॉसबो लेकर गैरेज में चली जाती है। एथन को फिर से वो बिल्ली दिखाई देती है और वो उसे मारने जाता है और तभी बोनी उस बिल्ली से पजेस होकर एथन पर तीर चला देती है और एथन उससे वो क्रॉसबो छीनकर उस बिल्ली पर तीर चला देता है। वो बिल्ली तीर लगते ही धुएं में बदलकर वहां से गायब हो जाती है और फिर बोनी गुस्से में आकर एथन को मारने लगती है, लेकिन एथन अपने बचाव में बोनी के सर पर मारकर उसे ही मार डालता है। फिर एथन को गिल्ट फील होता है और वो रोने लगता है। तभी बोनी वापस जिंदा हो जाती है और उसकी बिल्ली भी वापस जिंदा हो गई थी और ये सब देखकर एथन वहां से डर कर चला जाता है। सीन अगेन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है और बी ये सब सुनकर घबरा जाती है। तभी जस्टिन और सोफिया हंसते हुए ये कहते हैं कि हमने तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाई है। और सोफिया कहती है कि मुझे नहीं पता है कि ये स्टोरी एक सच है या झूठ, लेकिन मुझे ये स्टोरी मेरे एक फ्रेंड ने सुनाई है। पर यह सच है कि उस औरत का आज तक कुछ पता नहीं चला है जो कि यहाँ पर पहले रहा करती थी। उसके बाद वो लोग उस गेम को स्टार्ट करते हैं और आंख बंद करके उस बुक पर हाथ रखकर ये पूछते हैं कि रेड बुक, क्या हम गेम में एंटर कर सकते हैं? तो बुक की तरफ से जवाब हाँ होता है। फिर सोफिया और जस्टिन रेड बुक से कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसका जवाब उन्हें सही सही मिलता है और ये सब देखकर
बी को लगता है कि वो दोनों मिलकर उसके साथ में फिर से कोई मजाक कर रहे हैं। तो सोफिया उसे कहती है कि ये सब सच है और अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता है तो तुम खुद एक बार कोई क्वेश्चन पूछकर देखो। और ये सुनकर बी ये पूछती है कि क्या हमारे अलावा भी कोई और यहाँ पर है। तो जवाब में हाँ आता है और बी कंफर्म करने के लिए कहती है कि अगर सच में हमारे साथ में कोई है तो हमें इसका प्रूफ दो। और तभी अचानक से किसी के दर्द में चीखने की आवाज उस घर से आती है। ये सुनकर वो तीनों घबरा जाते हैं और सोफिया उन्हें समझाने के लिए ये कहती है कि कोई हमारे साथ में मजाक कर रहा है, लेकिन बी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है और कहती है कि वो हमारे साथ में है और इसी घर में है और मुझे ये गेम अब नहीं खेलना है। सोफिया उससे कहती है कि बिना बुक की परमिशन के हम इस गेम को क्विट नहीं कर सकते हैं। फिर सोफिया बुक से गेम को क्विट करने की परमिशन लेती है, लेकिन उस बुक में ये लिखा होता है कि अगर वो लोग ये गेम क्विट करेंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे और उन्हें इस बुक की सारी कहानियां पढ़नी होगी। सोफिया झटके से अपना हाथ बुक से हटाती है और बुक से पूछने के बाद में उन्हें पता चलता है कि इस रूम में उनके साथ में 3 स्पिरिट्स हैं और उन्हें ये गेम खेलना ही होगा। तभी बुक के पेजेस भी अपने आप ही पलटने लगते हैं और एक पेज से जस्टिन एक स्टोरी को पढ़ना शुरू करता है। उस स्टोरी में हमें कार में एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम निक और क्लोई था, जो कि अपने घर जा रहे होते हैं। और क्लोई बहुत ही ज्यादा उदास थी क्योंकि निक उसके साथ में अपने रिलेशन को खत्म करने वाला था, लेकिन क्लोई उससे अलग नहीं होना चाहती थी और उनके इस झगड़े में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी क्लोई को सामने कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है और क्लोई उसकी तरफ जाने लगती है। तभी हाथ में गन लिए हुए एक बूढ़ा व्यक्ति उनकी तरफ आता है। ये कहता है कि उस लड़के के पास में मत जाना, तुम नहीं जानते वो एक डीमन है और वो कितना शक्तिशाली है। फिर वो उन्हें उनकी कार में बैठकर वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन क्लोई को ये लगता है कि वो व्यक्ति झूठ बोलकर उन लोगों को यहाँ से भगाना चाहता है। क्लोई उस आदमी की बात नहीं मानती है और उस लड़के की तरफ जाने लगती है। तभी वो व्यक्ति क्लोई के पैर पर गोली चला देता है और ये देखकर निक उस आदमी को पीटने लगता है और क्लोई को कार में छोड़कर उस लड़के की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि वो उसको उसके घर छोड़ सके। वो आदमी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन निक उसकी एक नहीं सुनता है और उसे क्लोई के पास छोड़कर उस आदमी के पास जाता है। तो वो आदमी अपने आप ही मरने लगता है और उसका चेहरा बड़ा अजीब सा और भयानक होने लगता है। उसकी आंखें काली पड़ने लगती है और उसे देखकर निक की भी आंखें काली पड़ती है और उसका चेहरा भी भयानक होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्लोई उस लड़के का चेहरा देखती है तो उसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि वो एक डेमन था। और उसी के साथ में इस स्टोरी का ये सीन यहीं पर खत्म होता है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जस्टिन की उंगली से खून की एक बूंद निकलकर उस बुक पर गिर जाती है और ये देखकर वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर सोफिया अगली कहानी को पढ़ने लगती है, जिसमें एक बच्ची जिसका नाम जॉय होता है वो सोई थी और कुछ आवाज सुनकर उसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि उसके पास में उसके पापा बैठे होते हैं, जिन्होंने अपने हाथों से अपने फेस को छुपाया होता है। और जैसे ही वो अपने हाथ अपने चेहरे से हटाते हैं तो जॉय उसे देखकर डर जाती है, क्योंकि उनकी आंखें बहुत ही भयानक होती है। और फिर हम जॉय को नींद से जागता हुआ देखते हैं, जिससे कि हमें समझ में आता है कि जॉय एक बुरा सपना देख रही थी और वो घबरा जाती है और अपने इस नाइटमेयर के बारे में अपनी माँ योन को बताती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि उसके पिता एकदम ठीक है और उन्हें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने पिता को देखने की जिद करने लगती है। तभी एक कॉल आता है जो कि योन के पति के छोटे भाई का था और वो उसे अपने भाई की हालत के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वो बीमार होता है। तो योन उसे बताती है कि वो अब पहले से ठीक है और तुम बाद में आकर उनसे मिल सकते हो, क्योंकि अभी हम घर पर नहीं है और हमें आने में लेट हो जाएगा। फोन रखने के बाद में जॉय पूछती है कि आपने अंकल से झूठ क्यों कहा है। तो योन उसे कहती है कि तुम्हारे पिता बहुत ही बीमार हैं और उनके नाम पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंकल की नज़र उन पैसों पर है जो कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद में मिलेंगे और इसी वजह से वो बार बार यहाँ पर आते हैं। इसी कारण से मैंने उनसे झूठ कहा। तभी कोई घर के बाहर आकर गेट बजाने लगता है और गेट खोलने के लिए कहता है, लेकिन योन जॉय से चुप रहने का कहती है और उसके वहां से जाने के बाद में योन वहां से उठकर चली जाती है और जॉय उसके पिता के रूम के गेट से अंदर की तरफ झांकने लगती है। उसके पिता को वेंटिलेटर पर बांध कर रखा होता है और जॉय उनके पास जाती है और उनका ऑक्सीजन मास्क हटा देती है। तो उसके पिता उसे उसके अंकल को कॉल करके बुलाने के लिए कहते हैं और वो उसे ये भी कहते हैं कि उसे तभी कॉल करे जब उसकी मम्मी घर पर नहीं हो। फिर जॉय को उसकी मम्मी के आने की आवाज सुनाई देती है तो बेड के नीचे छुप जाती है और योन आकर अपने पति की आंखों पर क्लिप लगा देती है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता है और उसकी आंखों में पिन चुभने लगती है। जो ये सब करते हुए
परछाई में उसे देख लेती है और उसकी हल्की सी चीख सुनकर यौन उसे बेड से बाहर निकालती है और उसे डराकर रूम के बाहर निकाल देती है। तभी हम समझ पाते हैं कि यौन की दिमागी हालत सही नहीं है और जॉय रूम के बाहर बैठकर रो रही होती है। और जब वो रूम में जाकर देखती है तो उसके पिता उसे मरे हुए दिखाई देते हैं और यौन उसकी डेड बॉडी के पास में बैठकर अजीब हरकतें कर रही होती है, जैसे कि उसमें किसी तरीके की आत्मा आ गई हो। और तभी ये कहानी भी यहीं पर एंड होती है। अब अगेन सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और हमें वो तीनों दिखाई जाते हैं। और जैसे ही सोफिया उस कहानी को खत्म करती है तभी उसकी नाक से भी खून की एक बूंद उस बुक पर गिर जाती है और सोफिया को एक अजीब सी डेमोनिक आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज उन दोनों को नहीं सुनाई देती है। और तभी सोफिया को उसके पास बैठे हुए जॉय के पिता की आत्मा दिखाई देती है और जस्टिन उसे समझाता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, बस हमें ये बुक ये सब दिखा रही है। लेकिन सोफिया वहां से उठकर भागने लगती है और तभी कोई इनविजिबल पावर उसे खींचकर एक रूम में ले जाकर बंद कर देती है। जस्टिन के बहुत ट्राई करने के बाद भी उससे वो गेट नहीं खुलता है। तब भी उसे कहती है कि हमें आगे की कहानी पूरी खत्म करनी होगी, तभी हम सोफिया की हेल्प कर पाएंगे। अब भी कहानी आगे बढ़ने लगती है और हमें एक कार्ला नाम की डॉक्टर दिखाई देती है जिसका भाई काफी टाइम से वेंटिलेटर पर ही था और उसे उसकी दोस्त समझाती है कि तुम इन दवाइयों से कब तक अपने भाई को जिंदा रख पाओगी, वो कितनी तकलीफ में होगा। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती है और एक नर्स से वेल लाने को कहती है। वेल नहीं होने पर वो खुद ही वेल लेने के लिए चली जाती है और जब वो वेल लेकर वापस आ रही होती है तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। लेकिन जब वो पीछे पलटकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो जब थोड़ा आगे जाकर देखती है तो बाथरूम में बाथटब पूरा खून से भरा होता है और दीवारों पर भी खून लगा होता है। तो वहाँ पर रखा हुआ एक ग्रामोफोन अपने आप ही बजने लगता है। जब वो उसे बंद करती है तो तभी कोई डरावनी आवाज में उसका नाम विस्पर करता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अब उसे किसी के पैर घसीटकर चलने की आवाज आती है और पलटकर देखती है तो एक डेमन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर वो डर जाती है और गेट खोलकर वहां से भागने लगती है। पर वो गेट नहीं खुलता है और जल्दबाजी में वो वेल उसके हाथ से गिर जाती है और वो डेमन उसे उठा लेता है। फिर वो उसी जगह पर जाकर वेल लाती है और तभी अचानक से वो डेमन उसके सामने आ जाता है और वो वहां से भाग नहीं पाती है। डेमन उसके बहुत पास आ जाता है और उसके भाई का रूप लेकर उसे वो वेल देकर वहां से गायब हो जाता है। इससे कार्ला को समझ आ जाता है कि उसका भाई बहुत ही तकलीफ में है और उसे ऐसा जिंदा रखना नहीं चाहिए। कार्ला वेल वहीं पर छोड़कर अपने भाई के पास चली जाती है और वेंटिलेटर बंद कर देती है, जिससे कि उसके भाई की डेथ हो जाती है। और जिसे देखकर कार्ला को बहुत दुख होता है और वो अपने दोस्त को हक करके रोने लगती है। अब सीन वापस प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और बी जस्टिन को कहती है कि यह मेरी मॉम की कहानी थी। और कहानी खत्म करते करते ही बी की उंगली से खून निकलने लगता है और तभी बी को उसकी मॉम यानी कि कार्ला दिखाई देती है और जस्टिन के मना करने के बाद भी वो उसके पीछे जाने लगती है। उसके जाने के बाद में जस्टिन को सोफिया के चीखने की आवाज सुनाई देती है और जस्टिन वहां पर जाकर देखता है तो अंदर से हाथ आकर उसकी गर्दन तोड़कर उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। और दूसरी तरफ कार्ला का पीछा करते हुए बी उसी रूम में जाती है जहाँ उसे दीवार में कुछ दिखाई देता है और पूछती है कि कौन हो तुम। तभी ये सीन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हमें अगली स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एक फादर सभी को बता रहा होता है कि एक ही जेंडर के लोगों को एक साथ रिलेशनशिप में होना बहुत बड़ा पाप है और ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। और फिर हम चर्च में रहने वाली एक सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम मैगी होता है और वो एक बूढ़ी औरत के साथ में रिलेशनशिप में होती है और कुछ लोग उसे उस औरत के घर से निकलते हुए देख लेते हैं और सभी को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। अब अगले सीन में उस औरत को ह्यूमिलेट करके रस्सी से बांधकर टाउन में घुमाया जाता है और एक जगह पर बांधकर उसे टमाटरों से मारा जाता है और एक व्यक्ति मैगी को भी उस पर टमाटर फेंकने के लिए कह देता है क्योंकि सभी को लगता है कि वो औरत जबरदस्ती मैगी के साथ में इंटीमेट हुई है और मजबूर होकर मैगी भी उस पर टमाटर फेंकती है, जिसे देखकर उस औरत को और भी बहुत बुरा लगता है। फिर हम मैगी को सभी चर्च वालों को ड्रिंक सर्व करता हुआ देखते हैं और ड्रिंक पीकर फादर अपनी स्पीच कंटिन्यू करता है। तभी एक एक करके चर्च के सभी लोगों की मौत होने लगती है। फिर मैगी उस औरत को छुड़ाती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब तभी सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और बी के गले में एक फंदा लग जाता है। वो जैसे तैसे खुद को उस फंदे से छुड़ाती है और वहां से वो उस बुक की तरफ भागती है और उसे उस बुक के पास उसका छोटा भाई जिसे सोफिया ने पकड़ा हुआ था
वो उसकी उंगली भी काटकर उसका खून उस बुक पर गिरा देती है और कहती है कि उसे एक प्योर इंसान का खून चाहिए। और इतना कहकर अजीब सी लैंग्वेज में वो कुछ बोलने लगती है और कहती है कि अब वो यहाँ पर आ सकती है। और इतना कहकर वो गला काटकर खुद की जान ले लेती है। ये सब देखकर बी घबरा जाती है और वो अपने भाई को ऊपर कमरे में भेज देती है। फिर अब उस बुक से बहुत सारा खून निकलने लगता है और उस बुक से वही डेमन बाहर आ जाती है जिसे हम मूवी की शुरुआत में रिचुअल करते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही भयानक होती है। बी उसे देखकर चुप जाती है, लेकिन वो डेमन उसे देख लेती है और बी के पास आकर उसके मुंह में वॉमिट कर देती है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें बी का छोटा भाई दिखाया जाता है और वो बी से वहाँ पर आने की परमिशन लेता है और बी उसे वहाँ पर आने के लिए कह देती है। बी के फेस पर एक डेमोनिक स्माइल होती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि बी उस डेमन से पजेस हो चुकी है। और तभी वही डेमन बी के पीछे से झांककर बी के भाई को देखती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि 3 दोस्त एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें कि वो एक रेड बुक से कुछ सवाल पूछते हैं और बुक उनको सही सही जवाब देती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस घर में वो इस बुक के साथ में ये गेम खेल रहे हैं, उससे पहले वहाँ पर एक औरत रहा करती थी जो कि डेमन से पजेस्ड होकर विच बन गई थी। और इस बुक के जरिए उन लोगों ने भी इस रिचुअल को कंप्लीट किया और इन द एंड उन्होंने उस डेमन को बुला लिया जो कि बी को पजेस्ट करके अब उसके साथ में रहने वाला था। दोस्तों, मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर इस मूवी की पूरी फाइल डाल दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।